गुड आफ्टरनून। इंग्लिश का लेवल नंबर 15 पार्ट 12 और यहाँ का कॉन्सेप्ट है 12 टेंस विद एक्टिव वॉइस थ्रू 3 स्टेप्स। वैसे कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है? 39। कॉन्सेप्ट नंबर 39 है ये आपका क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 39। क्लियर है? सॉरी बच्चा, कॉन्सेप्ट नंबर 39 है, यद्यपि इसके पहले 38 तक कवर हो गया पार्ट वाइज। अब इसमें वैसे छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है लेकिन है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। इसमें पूरा चीजों को अच्छे से समझेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं 12 टेंस पूरा करने वाला, वो भी एक्टिव वॉइस के पर्पस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है? जिसमें पूरा 12 टेंस हो और पहचानता है, ती है, ते है। वहां पर ये झमेलेबाज वाला ना हो कि स्कूल सजाया जाता है, अब यहाँ पर स्कूल इज डेकोरेटेड अलग तरीके से बन रहा है, यहाँ पर सिंपल तरीके से। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दो। अगर बात किया जाए टेंस, बात किया जाए टेंस की, तो इतना तो सबको पता है कि टेंस होता क्या है। टेंस होता है, टेंस टेल्स अस द एक्शंस ऑफ वर्ब, है ना। वर्ब के काम के बारे में बताता है। आप ऐसे समझ सकते हो, इट रिलेट्स, है ना, सोज या टेंस डील्स विद फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टेंस डील्स विद फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मतलब ये क्या करता है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ डील करता है। That shows in which time the action is occurring, जो कि ये बताता है कि किस समय में काम किया जा रहा है, किस समय में कोई काम हो रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ डील करता है। that expresses, जो कि एक्सप्रेस करता है द टाइम ऑफ एक्शन, जो कि एक्शन के टाइम को, एक्शन का मतलब जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब होंगे वो एक्शन को शो करेंगे। क्लियर है? तो वो एक्शन किस टाइम में हो रहा है, ये चीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब के थ्रू बताया जाता है। अब ये क्या बात हुआ, ध्यान से समझिए। ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है, एक्चुअली यहां पर वैसे बेसिक रूप से 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, लेकिन अगर एक ओवरऑल देखा जाए तो 5 जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, इसको मैं साथ में ले रहा हूं। एक्चुअली इन दोनों को प्रेजेंट फॉर्म बोला जाता है। फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। अब प्रेजेंट फॉर्म इसलिए बोला गया क्योंकि ये प्रेजेंट में ही यूज होंगे और कहीं नहीं यूज होंगे। प्रेजेंट टाइम में यूज होंगे, इनका यूज प्रेजेंट टाइम में यूज किया जाता है। यद्यपि ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना, ये आपका बेस फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म होता है। मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे फॉर्म का बेस फर्स्ट फॉर्म। और ये जो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाता है, इसी को बोल दिया जाता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बोल दिया जाता है। ध्यान देना, इसी को बोल दिया जाता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बोल दिया जाता है। फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जब लगता है। क्लियर है ना? इसी प्रकार अगर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो इसको आईएनजी फॉर्म बोल दिया जाता है। इसको जो है आईएनजी फॉर्म बोल दिया जाता है, या इसी को आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बोल सकते हैं। इसी को जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बोल सकते हैं। तो आखिर ये जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ऐसे समझो। फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है,
फर्स्ट फॉर्म में जब एस या ईएस लगा दिया गया तब ये बन जाता है कहां पर, और ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाता है। क्लियर है? और इसकी एक विशेषता हो जाती है, इसकी एक विशेषता, ये केवल एक जगह ही यूज होता है, ओनली एक जगह, और कहीं नहीं, है ना। वो भी कहां होती है, केवल है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के सिंगुलर सब्जेक्ट। हाँ, तीन चीज है ना, केवल कहां पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक तो ये कंडीशन हुआ, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कौन से पोर्शन में, कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव सिंगुलर सेंटेंस। लेकिन अभी भी कंडीशन, अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स ही, सी, इट और वन के साथ, केवल एक जगह पूरे ग्रामर में फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाने का केवल एक कंडीशन है। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे तलाक तलाक तलाक, वैसे तुम धड़ाक 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 तीन चीज बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट, बोलो 3 बार, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एस या यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब आता है भाई, इसमें 2 है, अब यहां पर आता है 2 है ना, एस या यस। अब एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, अथवा IES। अब आपका दिमाग खराब हुआ, IES एक मैंने और बताया, IES। अब ये क्या है, सुनो ध्यान से, देखो अब यहां पर एक विष्णुवास्त्र बताते हैं, विष्णु का अस्त्र, ध्यान से समझो। अगर कोई वर्ब फर्स्ट फॉर्म का मतलब बेस फॉर्म, ध्यान देना, अगर कहीं V1 लिखा जा रहा है तो इसका मतलब असली रूप V1 है। तो जो भी हम कलाकारी करेंगे, SEIS या जो ING कुछ भी लगाना होगा, सब बेस फॉर्म में रखेंगे, बेंड का बेंड से नहीं करेंगे। गो बेंड गॉन, गो से बना हुआ है बेंड, तो गो में कलाकारी कर सकते हैं, बेंड में नहीं कर सकते हैं, गॉन में नहीं कर सकते, इसीलिए हमेशा V1 लिखेंगे। तो V1 का मतलब वर्ब का असली रूप, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 का मतलब क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, याद रखना। तो अगर किसी वर्ब के बेस फॉर्म का, यानी कि जो ऑलरेडी बिना SEIS वाला, बिना ING वाला, उसके लास्ट में अगर S हो, उसके लास्ट में अगर S हो, उसके लास्ट में अगर आपका SH हो, उसके लास्ट में अगर आपका CH हो, उसके लास्ट में अगर आपका O हो, उसके लास्ट में अगर आपका Z हो, या उसके लास्ट में X हो, उसके लास्ट में क्या हो, X हो, ऐसी सिचुएशन में कब, जब लास्ट में S, X, SS, SH, CH, O और Z ये हो, और CH का साउंड चा वाला निकलना चाहिए, का वाला नहीं, ये भी ध्यान दे। मतलब CH चा वाला साउंड, ना कि का वाला। क्लियर है? लास्ट की बात कर रहे हैं, जैसे स्टमक नहीं, वहां का साउंड स्टमक है ना, CH का साउंड किससे निकलना चाहिए, चा से। अभी एग्जांपल में क्लियर होगा, अभी इतना क्लियर। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES लगाना है। क्या लगाना भैया, ES। बोलो, इतना क्लियर रहेगा। यानी कि इसका यूज कहां पर होगा, तो कुछ इस तरीके से। ओके, अब दूसरा क्या आता है, अगर कोई वर्ब के लास्ट में, सुनो ध्यान से, वर्ब का लास्ट वाला लेटर, ठीक है, ये समझो ऐसे वर्ब का लास्ट वाला लेटर Y है, वर्ब का लास्ट लेटर क्या है, Y है। Y के ठीक पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, मैंने क्या कहा, कोई वर्ब है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है,
क्लियर? उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट वाला लेटर अगर क्या है, वाई वाई है, और वाई के ठीक पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, तब ऐसी सिचुएशन में वहां पर वाई को हटा दिया जाता है और वाई के जगह आई ई एस लिख दिया जाता है। वाई के जगह आई ई एस लिख दिया जाता है। क्लियर? और बाकी ये दो कंडीशन छोड़ दो, बाकी सभी केसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। बाकी सभी केसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, एस लगाएंगे। ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा। ये तीनों कंडीशन तभी फॉलो होगा जब तीन होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट, तभी ये फॉलो होगा। तभी वहां पर सोचना एस लगाएं कि एस लगाएं कि वाई को हटाकर आई एस लगाएं। अगर मान लो प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है, टेंशन खत्म, कुछ नहीं करना, केवल वर्ब की फर्स्ट। बोलो क्लियर है? तो इसीलिए कहा गया टेंस को फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अभी तो रुको भाई, कहां भाग रहे हो, सुनो, ये तो हो गया एक कहानी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म भाई इकलौता है, ये एक ही जगह यूज होता है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है पास्ट फॉर्म। ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका भी रीजन है, ये केवल पास्ट इंडेफिनिट है ना, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के ऑल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ। तो आप सीधा बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यहां सब्जेक्ट नहीं देखना, ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ। अब इसका टेंशन ही नहीं लेगा। अभी बताएंगे कैसे पहचानोगी कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे पहचानोगी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। भाई बिना टेंस की पहचान के बिना ये सब बेकार हो जाएगा ना। लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूं आपको थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता होगा तो सुनते रहो कथा, अभी बाद में मैं पता करवाऊंगा, ठीक है? अभी समझे? फिर इसके बाद आता है तीसरा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका यूज केवल एक जगह यूज होगा, और वो है, देखो इसको बोला जाता है पार्टिसिपल फॉर्म। इसको बोलते हैं पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। और पार्टिसिपल में भी कौन से पार्टिसिपल? तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है ना। पार्टिसिपल में कौन सा? परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। और सुनो ध्यान से, ये वहां पर यूज होगा जहां कहीं काम के परफेक्टनेस की बात होगी, जहां पर वर्क के कंप्लीट होने की बात, जहां पर वर्ग के कंप्लीट होने की बात, वहां पर आएगा ये चीज आपका वर्ग की थर्ड। क्लियर है? अब आता है भैया, इनका तो काम हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म में एस केवल एक जगह, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ये, क्लियर है? वर्ब की सेकंड फॉर्म भी क्लियर है, पास्ट फॉर्म के अफर्मेटिव सेंटेंस में, ऑल सब्जेक्ट। हाँ ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। पास्ट फॉर्म इसे बोलते हैं, और ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के ऑल सब्जेक्ट के साथ। ऑल सब्जेक्ट का मतलब सिंगुलर प्लूरल का झमेला खत्म। फिर आता है वर्ग के थर्ड फॉर्म, केवल एक जगह जहां पर वर्ग के पूरा होने की बात, वहां पर वर्ग की थर्ड फॉर्म है। बोलो इतना क्लियर है? अब आता है भाई, इसको कहां यूज करेंगे?
तो जहां कहीं वर्क के कंटिन्यूटी की बात वहीं पर आएगा फर्स्ट फॉर्म में वर्क के कंटिन्यूटी, यानी कि जब वर्क में कंटिन्यूटी हो, जब वर्क लगातार हो रहा हो, बिना रुके कंटिन्यू चल रहा है, तो वर्क के कंटिन्यूटी में क्या आएगा आपका, बोलिए। वर्क की फर्स्ट फॉर्म में ing। हाँ, वर्क की फर्स्ट फॉर्म में जहां पर वर्क के कंटिन्यूटी की बात हो, हर कंटिन्यू इसीलिए कोई भी कंटिन्यूअस, अब वो चाहे अपने बापू के साथ आए हो या अकेले आए हो, उसमें ing लगेगा। बापू मतलब समझ रहे हो, यस सर पापा। पापा, ठीक। तो चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों है ना। इसी तरह चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट, Perfect। वर्ग के कंटिन्यूटी की बात तो हो, वहां पर आएगा आपका फर्स्ट फॉर्म में ing। बोलो क्लियर है। Yes। मैंने क्या कहा, अभी मैं बताओ एक लाइन पढ़ा रहा हूं तुम्हें, अभी एक ही लाइन, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने ये तो बताया टेंस क्या है। तो टेंस डील्स विद फॉर्म्स ऑफ वर्ब, टेंस जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ डील करता है। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब का मतलब 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो कि बेस फॉर्म होता है, लेकिन जब कलाकारी होता है तब भाई एस या एस लगा सकते हैं या आई एस, है ना। तो एस या ई एस या आई एस, इस तरह वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कह दिया जाता है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कह दिया जाता है। क्लियर है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ। gh अच्छा अभी कहाँ गए, थ्रू सबसे ऊपर एक्टिव पैसिव वॉइस टी एच आर ओ यू जी एच, देखो एच गायब हो गए, सॉरी। अब यहाँ पर इतना क्लियर है इसमें। फिर इसके बाद में ये तो काम हो गया इसका, केवल एक जो है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहाँ आएगा, इसको फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। जहां जहां वर्ग के कंटिन्यूटी की बात हो वहां पर आईएनजी आएगा। फिर इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। इसका यूज वहां पर होगा पास्ट इंडिपेंडेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के ऑल सब्जेक्ट के साथ। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में आप बोल सकते हो ऑल सब्जेक्ट, ये मैंने हिंट के लिए बताया, क्या सिंगुलर प्लूरल का झमेला नहीं है। क्लियर है, समझ में आया। आप के लगा सकते हो के डैश में, ओके अभी क्लियर। फिर यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसको पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। पार्टिसिपल में परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह यूज होता है, वर्क कंप्लीट लेकिन होने की हाँ बात। परफेक्ट पार्टिसिपल अलग होता है। मैंने एक हिंट दिया, नहीं तो आप कहीं जहां कहीं थर्ड फॉर्म लिखा हो आप कह दे रहे हो परफेक्ट पार्टिसिपल, नहीं, वो अलग केस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे अभी वर्ब का जब क्लासिफिकेशन बताएंगे तो वहां 2 तरह की वर्ब मिलती हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। काफी लंबी कहानी, क्लियर है। अभी बहुत, अभी इसी लाइन को एक्सप्लेन करना चाहूँ बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं फर्स्ट फॉर्म में अगर एस एक्स एस 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 एच सी एच ओ जेड हो तब वहां फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है। और लास्ट में वाई हो, वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तब वहां क्या हो जाता है, वाई को हटाकर आई ई एस। यहाँ पर आप लिख दो वाई की जगह पर आई ई एस। अब आगे समझ जाओगे, लिख देते हैं, लगा देते हैं, का प्रयोग होता है, का यूज होता है, उपयोग होता है, ठीक है। और अदरवाइज बाकी सारे के अगर ये 2 कंडीशन नहीं आ रही है तब फर्स्ट फॉर्म में एस। ये तभी होगा जब प्रेजेंट इंडिपेंडेंस अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब। बोलो इतना क्लियर है। Yes। अभी तो मैंने ये बताया फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्लियर। अब आता है दैट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एक्शन। अब टाइम कहाँ बताऊं भाई, रुको 1 मिनट, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोगों ने समझा टेंस डील्स विद फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब की आपने शॉर्ट में कहानी समझी, बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है, बाकी डिटेल से बताया जाएगा। अब यहाँ सुनिए, अब यहाँ दैट एक्सप्रेसेस जो कि एक्सप्रेस करता है द टाइम ऑफ एक्शन। यहाँ पर देखिए द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन के टाइम को एक्सप्रेस करता है। अब एक्शन का मतलब ये कोई काम कौन से समय में हो रहा है। यस सर। हो सकता है वो काम
करंट टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। समझो पहले तुम लोग की ये गलती है। एक बार सुन लो, है ना? अगर याद है तो बताओ, फिर मैं ही आपसे सुनता हूँ, फिर बाद में पढ़ाऊंगा। इसलिए पहले सुन लो सारी चीजें। अगर आपको पहले से भी पता है, कुछ ना कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है? परेशान मत हो इससे। अब यहाँ पर हो सकता है वो काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, हो सकता है वो काम रिसेंट टाइम में हो रहा है, हो सकता है सॉरी बच्चा, वो काम करंट टाइम में हो रहा है, ठीक है? तो ये टाइम, एक तो ऐसा टाइम हुआ जो कि प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, हाल फिलहाल के समय को बता रहा है, यानी कि एक ऐसा काम जो कि हाल फिलहाल समय में हो रहा है, वो क्या है? प्रेजेंट टाइम है। क्लियर है? अब क्या होता है, ये प्रेजेंट टाइम का मतलब चल रहे समय में होने वाला काम। हो सकता है वो काम बीते हुए समय में, यानी कि पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में, वो काम बीते हुए समय के बारे में बता रहा हूं। जैसे मैंने एक पुस्तक लिखा, तो ये बीते हुए समय की बात बता रहा है। लिखा से पता चला कि प्रेजेंटली नहीं, बल्कि गुजरे हुए समय की बात हो रही। लेकिन मैं कह दूं मैं काम लिखूंगा, यानी कि कमिंग टाइम की बात हो, आने वाले समय की बात हो, या जो है फ्यूचर टाइम की बात हो, फ्यूचर टाइम की बात हो। मैं एक पुस्तक लिखूंगा, अभी तो लिखा तो नहीं गया, फ्यूचर टाइम। तो टाइम जनरली जो है टाइम को 3 भाग में डिवाइड किया। अब एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये टाइम का ये क्रम सही है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर? यस गलत है। टाइम का जो एक्चुअल में क्रम होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होता है। इसीलिए आप किताबों वगैरह में देखे होंगे, पहले वो पास्ट टेंस शुरुआत करते हैं, फिर प्रेजेंट, और फिर जो है क्या रहता है? फ्यूचर। अब यहां पर देखो, प्रेजेंट टाइम को, यानी कि ऐसा एक्शन, ऐसा काम, वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जिसे प्रेजेंट टाइम से होता है, उसको बोल दिया जाता है प्रेजेंट टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट समय में होने वाला काम प्रेजेंट टेंस में आएगा। और पास्ट टाइम, यानी कि जो बीते हुए समय में होता है, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस क्या है? जो बीते हुए समय के बारे में बताए। और फ्यूचर टाइम, यानी कि जो ऐसा वर्ब, ऐसा फॉर्म्स ऑफ वर्ब जिससे एक आने वाले समय की बात का पता चले, आने वाले समय में कार्य के होने का पता चले, तो उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। टेंस 3 तरह का होता है, यहां से क्लियर? टाइम के बेस पर टेंस जो है 3 तरह का होता है। क्लियर है? तो यहां से ये समझ में आया। अब यहां पर आपने पूरा समझा टेंस क्या है। ये जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है, जो कि एक्शन के टाइम को बताता है। अब एक्शन का टाइम अभी आपने देखा, अगर प्रेजेंट टाइम में हो रहा है तो वो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। बीते हुए समय में कोई काम, बीते हुए समय के काम की बात हो तो पास्ट टेंस, और आने वाले यानी कि आपने समझा? सुनो ध्यान से। टेंस जो है 3 प्रकार का हुआ। टेंस हुआ कितने प्रकार का? 3 प्रकार का हुआ। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। बहुत बोलते हो, पहला नंबर सुनो ध्यान से, बोलना नहीं किसी को, समझो। प्रेजेंट टेंस जहां बोला जाएगा बोलने के लिए वहां पर बोलो भाई। पास्ट टेंस और जो है फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रकार का टाइम हुआ, यानी कि टाइम के बेस पर टेंस। क्लियर? आगे चलकर जब आप कंपटीशन में जाओगे ना, तब आपको टेंस नहीं मिलेगा, टाइम एंड टेंस मिलेगा। वहां पर यूज ऑफ टेंस पढ़ना रहेगा। अभी जो पढ़ाए जा रहे हैं ट्रांसलेशन के पर्पस से है। ठीक, जैसे आप कंपटीशन में जाओगे सारा एकेडमिक वाला टेंस बेकार जाएगा, आपको ये क्या हो रहा है। वहां टाइम एंड टेंस पढ़ना रहेगा। इसलिए
हाँ, टाइम एंड टेंस पर कमांड बनाने के लिए आपको टेंस का ये वाला जो आज पढ़ाया जा रहा है बेसिक पर, सब पढ़ाया जाएगा, इस पर कमांड होना चाहिए। एक एक चीजें वहां पर जाकर रूल बन जाएंगे। देखो यार, प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट समय के एक्शन के बारे में बताए, इसका अगर ओवरऑल पहचान की बात किया जाए तो ओवरऑल इसकी पहचान होती है हो, हूं, ये ओवरऑल पहचान होगा, ओवरऑल। क्लियर है? इसी तरह पास्ट टेंस की ओवरऑल जो पहचान होती है था, थी, थे, या जो है लास्ट में आ का मात्रा, लास्ट में ई की मात्रा, लास्ट में ए का मात्रा, ये ओवरऑल पहचान है। अभी हम ये बात ही नहीं कर रहे कि पास्ट टेंस में 4 अगेन काइंड है, हम कह रहे हैं ओवरऑल पास्ट टेंस की। वह एक टीचर था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से कौन है? पास्ट, अभी ओवरऑल बात। फिर इधर फ्यूचर टेंस की जो ओवरऑल पहचान होगी, गा, गी, गे, इसको आगे समझने के पर्पस से, इसके आगे काइंड जो 4 प्रकार का ये सब होता है, ये आसान हो जाए इस पर्पस से इसकी पहचान आप ऐसे भी समझ सकते हो, होगा, होगी, होंगे, ये वाला केस रहेगा, होगा, होगी, होंगे, या होगा, होंगे, ये चीज रहेगा। बोलो इतना क्लियर है? अब ये टेंस के 3 काइंड हुए, अब इन तीनों के 4 काइंड होते हैं, मतलब दर्जन बच्चे आते हैं, पैदा होते हैं। अभी दिखा, क्लियर है? अब क्या है ये 4, और भाई 4, इन तीनों भाइयों में ना इतनी समानता है कि चारों लड़कों का नाम सेम रख दिए। देख रहे हो, चारों लड़कों का नाम सेम रख दिया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से। 4 पहले बताते हैं कौन कौन आए। पहला जो है आपका इंडेफिनिट टेंस, पहला क्या है? इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है आपका? कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस। अगला क्या है आपका? परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है। और अगला जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं, परफेक्ट टेंस है। और अगला है आपका बच्चा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इन 4 हुए, चारों का नाम सेम हो गया, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जब ऐसा हुआ तो साला कंफ्यूजन हो गया। हम बोले ए इंडेफिनिट टेंस इधर आओ, हम प्रेजेंट का बुलाए थे, फ्यूचर वाला दौड़ा चला गया। हम कहे बक तुझे नहीं बुलाया, उसको भेजो दूसरा इंडेफिनिट टेंस। ऐसे कंफ्यूजन हो गया। जब कंफ्यूजन हो गया तो तीनों लोगों ने सोचा यार पंगा हो गया, अब क्या किया जाए, समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तब काफी संघर्ष के बाद, अथक प्रयासों के बाद एक निष्कर्ष निकला कि बाप के नाम के साथ पुकारो। अगर तुम्हें प्रेजेंट वाले को बुलाना है तब क्या बोलना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंफ्यूजन दूर हो गई, समझे? ये क्लियर है ना? प्रेजेंट के 4 पार्ट। अगर आपको पास्ट वाले को बुलाना है तब आप क्या कहोगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनके 4 हो गए। बोलो इतना क्लियर हो पा रहा है कि नहीं है सारी चीजें? अगर आपको फ्यूचर वाले को बुलाना है तब आप क्या करोगे? बोलो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और भैया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों को बुलाओ, यानी कि ये फ्यूचर का हो गया आपका 4। इस तरह से ओवरऑल 12 टेंस हुआ। प्रेजेंट के 4 भेद, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। अब ये चारों कर रहे हैं विचार, क्योंकि है 4, ऑब्वियसली है बैठ कर करेंगे विचार। और विचार क्या किए?
भाई जब बाप में इतनी समानता कि सबके बाप एक जैसा नाम रख दिए, तो चलो हम लोग भी कुछ काम ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी पहचान सेम हो जाए कि साला पहचान के लिए भी बाप का नाम लेना पड़े, तब असली पहचान हो। तब इसके लिए क्या हुआ, सारे के सारे इंडिपेंडेंस की पहचान होती है ता ती ते। ध्यान देना, मैंने केवल बोला ता ती ते, नहीं समझे? फिर से, केवल इंडिफिनिट टेंस की पहचान होती है ता ती ते। अब करो सर कौन सा इंडिफिनिट, वो तो बाप के नाम के साथ जाना होगा। तुम करो प्रेजेंट इंडिफिनिट, तब बाप, अच्छा प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट मतलब क्या, ता ती ते। बाप के नाम का है, अरे प्रेजेंट, बाप के नाम का है प्रेजेंट है। तो अगर बाप राम प्रसाद वर्मा, तो बेटा वो का हुए, वो तो वर्मा हुए, शर्मा तो होने से रख ले, बात अलग है। अब इसलिए जो एक वही तो रहेगा ना, तो सेम यहां पर प्रेजेंट के साथ लगा है, तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट की पहचान क्या हो जाएगी, ता है, ती है, ते है। आगे तुम कलाकार तो बनी गए, ता हूं, ती हूं, ते है, ती हो, ते हो, चल जाएगा, समझ में आया? इतना क्लियर, सेम। अब आप तो बता ही सकते हो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी, हाँ गुड, क्या हो जाएगी, ता था। अब यहाँ बाप का नाम पास्ट है, पास्ट मतलब था थी थे आई थे, तो क्या हो जाएगा, ता था ती थी, और क्या हो जाएगा, ते थे। और बाप कहते आइए आइए स्वागत है, आइए थोड़ा सा शर्माइए, चाय पीजिए और दोबारा कभी आइए तो चीनी दूध के साथ आइए, अदरवाइज मत आइए। अब सुनो यहां पर ध्यान से, ये तो होता है, ये स्पेशली जो है आ का मात्रा, ई की मात्रा, ए का मात्रा, ये स्पेशली पास्ट इंडिफिनिट में आएगा, समझे? स्पेशली इसी में आएगा। अभी क्लियर है? अब भाई फ्यूचर इंडिफिनिट का नाम क्या होगा, आप करें सर तागा, क्योंकि भाई इंडिफिनिट मतलब क्या, एक मिनट बताओ, ताती पे, और फ्यूचर मतलब गागी के, आप करें सर तागा तीगी तेगे। तुम अलग तरीके से टेंगे टेंगे वाला गाना गा रहे हो, क्लियर? अब फिर ग्रामर दादा ने कहा देखो चाचू, चाचू नहीं मतलब देखो मेरे बच्चा, ये अच्छा नहीं लगता तागा तीगी तेगे, इसलिए ताती ते तू हटा दे, अब नीक लागत, ठीक, समझे ना? तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पहचान एक नदी की धारा में मत बह जाना, सर फ्यूचर इंडिफिनिट, अरे सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट ता है ती है ते है, पास्ट इंडिफिनिट ता था ती थी ते थे, आ का मात्रा ई की मात्रा ए का मात्रा, फ्यूचर इंडिफिनिट ता गा ती जीतेंगे तुम, ये क्या, ये नहीं होता, सीधा गा गी गे। बोलो क्लियर, याद रहेगा ना? अब आते हैं नेक्स्ट भैया, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, रहा, रही, रहे, बाकी बाप के साथ तो आएगा, जैसा बाप वैसा पहचान, ठीक है? तो बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, रहा, बाप का नाम क्या, प्रेजेंट मतलब है वो हूं, है वो हूं, तो क्या हो जाएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। आगे तुम भाई कलाकारी करो, रहा हूं, रही हूं, रही हो, हंस रही हो और रहे हो, ये चीज रहेगा। बोलो समझ में आया? चल अब बताओ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे, बस ये रुक जाना, नहीं तो रहा थू, रही थू, अरे थू फू नहीं करना, क्लियर है? नहीं तो कोई थूक कर चला जाएगा। अभी वो लोग क्लियर है? अब बताओ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, रहा होगा, हाँ रहा होगा और रही होगी, रहे होंगे,
रहा होऊंगा, रही होऊंगी, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा, रहूंगी। ये चीज समझ में आया? चलो भाई, परफेक्ट टेंस पर, अरे मम्मी को मारो गोली, पहले बाप को याद करो। इधर देखो, यहाँ परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी? चुका, चुकी और चुके, या जहाँ काम तमाम हो जाए, गया गई गए, सोया सोई सोए, हंसा हंसी हंसे, फंसा फंसी फंसे, कुछ भी बना दो, बनाने में क्या जाता है? लास्ट में आ का मात्रा, लास्ट में ई की मात्रा, लास्ट में ए का मात्रा, अगर ये चल रही। हाँ बच्चा, ये केवल पास्ट इंडेफिनिट का और ये सारे परफेक्ट का। जैसे मैं बैठा, एक मिनट कुछ और बता दो। उसने खाना खाया है, काम के पूरा होने की बात हो रही ना। अगर मैं कहता उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, तो केवल आ का मात्रा आया, तब वो क्या है? पास्ट इंडिपेंडेंट। लेकिन मैं कह दूं उसने खाना खाया है, खाया आ का मात्रा परफेक्ट इंडिपेंडेंट, बाप है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। नहीं समझे? अब बताओ इसकी पहचान क्या होगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, और दूसरा अब कोई भी एक। हाँ एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग गाना तो गा ही सकते हो। हाँ गया एक, हाँ गया है, गई है, गए हैं, गया हूं, गई हूं, इस तरह से। समझे? समझ में आया? यहां पर आ जाओ भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी? बाप का नाम पास्ट यानी कि था थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, मरा था, मरी थी, मरे थे। चलो ठीक है, अभी बताओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी? चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगी, चुकूंगा। अरे अभी कहाँ रहा होगा, रही हो गया, अभी फ्यूचर परफेक्ट की बात कर। अब आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। सुनो ध्यान से, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगा? रहा, रही, रहे, लेकिन 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 टाइम के साथ। टाइम में लोचा है, टाइम में लोचा है। टाइम कौन वाला? से वाला। टाइम कौन वाला? से वाला। हो सकता है वो डिफिनिट हो सकता है वो क्या हो? इनडिफिनिट। अगर डिफिनिट होगा तब लगेगा सिंस, इनडिफिनिट होगा तब लगेगा फॉर, दोनों का मतलब से निकलेगा। अब आओ भैया बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? चलो क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम से। टाइम कौन वाला? जैसे 2 बजे, 3 बजे, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, आधी रात से, सुबह से। ठीक है, इस तरह से। अब बताओ इधर, अभी सबसे सुनूंगा तुरंत। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या हो जाएगी? रहा था, रही थी, रहे थे, बस। लेकिन प्लस में टाइम, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, सुबह से, शाम से, ये अंतर। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम। और टाइम पता है से वाला, या तो डिफिनिट या तो इनडिफिनिट। क्लियर है? बताओ समझ में आया? अब भैया पहचान तो कर लिए, लेकिन पता है इसके हेल्प करने वाला भी, हेल्पर भी लेकर घूमते हैं, हेल्पर भी लेकर घूमते हैं। बताओ कौन कौन हेल्पर है? बताओ, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पर है वो डू या तो डज। क्या है? याद कर लो इसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? डू या डज। और जहां डू या डज वहां वर्ब की फर्स्ट। ऐसे यस का तो सोचना ही मत।
अगर कहीं डू या डज मिल गया तो बोलो, यही जब पास्ट में जाता है, जब मर जाता है तब डिड हो जाता है। ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी। एक चीज याद रखना, क्लियर है? जब फ्यूचर में जाता है तो फ्यूचर का जो हेल्पर होता है वो क्या होता है? बिल या सेल, बिल या सेल। क्लियर? अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, लेकिन इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। और यही जब यहां पर जाता है तब हो जाता है वाज या वर, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बोलो क्लियर है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी या तो जो है शैल बी के साथ वही फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बोलो क्लियर? अब आता है कौन? फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या तो हैव, हैज या तो हैव, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा इधर कहां गए? ये पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड। सर जी इसे में लिखे ना वहां पर। इधर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। और इधर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? विल हैव या जो है शैल है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। बोलो क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पर फ्यूचर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी? हैज बीन, हैज या हैव प्लस बीन, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और कहीं ना कहीं वो टाइम वाला सेम से फॉर्म है। यहाँ पर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी? हैड बीन होगी। क्या होगी? हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी नहीं, विल हैव या जो है शैल है, इसके साथ में प्लस में बीन, वही विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बोलो समझ में आया? ये क्लियर है? तो देखो सबकी पहचान है, सबकी अपनी अपनी वाली है हेल्पिंग वर्ब है। ओके, इतना क्लियर है? एक बार इसे रिवीजन करिए, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा था लेकिन ध्यान दो इधर यहाँ पर। बोलो इतना सब क्लियर है? सारी चीजें यहाँ पर पूरा मैं बोल रहा था, थोड़ा सा ये किनारे नहीं दिख रहा था लेकिन अब तो दिख रहा होगा। क्लियर है? समझ में आया सारी चीजें? इतना? चलो एक बार रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, हाँ बोलिए। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ते हो। हेल्पिंग वर्ब टू या के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव का स्पेशल है, अफर्मेटिव का अलग नाटक। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हेल्पिंग वर्ब ओके। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जहां पर काम के कंप्लीट होने की बात हो वो भी प्रेजेंट है। हेल्पिंग वर्ब है या है के साथ वर्ब की फॉर्म। ओके, अब इसके बाद आ गया कंटिन्यूअस। अरे अब पहले यही ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो, इसके साथ टाइम रहेगा से, या तो डिफिनिट टाइम या तो इंडेफिनिट टाइम रहेगा।
और हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन या हैज बीन या हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में और इतना क्लियर। पास्ट इंडिपेंडेंस की पहचान था, थी, थे, आइए। ठीक है, मतलब आ का मात्रा, ई का मात्रा, ए का मात्रा। अच्छा, इसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ बाकी? यहाँ कहाँ आ गए? अरे सॉरी भैया, यहाँ कहाँ आ गए? इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डिड के साथ वर्ब की और यहाँ पर क्या होगी? वाज या वर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसी में मैं खिचपिच कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पास्ट इंडिपेंडेंस का डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका था, चुकी थी, चुके, गया था, गई थी, गए, खा था, खाई थी, खाए। और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वो आ गया उसी में। ओके, अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान या तो डेफिनिट टाइम या तो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब यहाँ पर फ्यूचर इंडिपेंडेंस की पहचान अच्छा, तागा तीगी तेगे मत बताना। और हेल्पिंग वर्ब बी या अच्छा, एक चीज याद रखना, आई और बी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ बिल लगता है। ग्रामेटिकली देखोगे बाकी सबके साथ बिल लगोगे, देयर इज नो टेंशन। ठीक है, आ गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहेगा, रहेगी, रहूंगी, रहूंगा। हाँ, विल बी या शैल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, रोई होगी, रोया होगा, रोए होंगे, मार खाई होगी, मार खा चुकी होगी, मार खा चुके होंगे। इस तरह सब मतलब फ्यूचर में काम के कंप्लीट होने की बात होगी। अच्छा, विल है या शैल है, विल है या शैल है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ टाइम कौन वाला से विल है बीन या शैल है बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अरे ठीक है, वो तो टाइम तो रहेगा। अभी बताओ, समझ में आया? अब इसे लिख लीजिए, आप इसे बढ़िया अच्छे से लिखिएगा। ओके, लिखिए जल्दी। अब देखिए, इसके बाद आपको पूरा अपने 12 टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब समझ लिया है। अब जैसे क्या होता है, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप कहोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की बात किया जाए तो शॉर्ट में आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ये वाला फॉर्मेट चल रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? डू या तो डज आता है और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। क्लियर? ये सारी चीजें आप पढ़े हो, इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला। हाँ, इसमें कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं और वो क्या है समझो। जैसे क्या होता है, डू और डज दोनों में अंतर यही है, ये जो डज है ना ये सिंगुलर के साथ है। इसके बाद कंटिन्यूअस में इज जो है ये भी सिंगुलर के साथ आएगा। फिर परफेक्ट में हैज जो है ये भी सिंगुलर के साथ आता है। यानी कि डज, इज, हैज ये किसके लिए आएगा? ये यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ही, सी, इट और जो है कोई एक नेम, वन नेम, कोई भी एक चीज, जिससे एक चीज का पता चले वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। डज, इज और हैज याद रहेगा ना, मैंने क्या बताया? डज, इज और हैज इसका यूज कहां पर होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब इसके बाद में डू, ठीक, इसके बाद में आपका आर, ठीक है, इसके बाद में हैव, हैव,
इसका यूज कहाँ होगा? तो इसका यूज होगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इसका यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा? आई, बी, यू, दे, टू नेम और मोर देन टू नेम, टू नेम और मोर देन टू नेम के लिए आता है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है, ये जो आई है, आई के नीचे मैंने स्टार बना दिया, इसका मतलब आई का अलग केस चलता है, ठीक है। आई के लिए अगर प्रेजेंट में बात किया जाए तो एम आता है, वो भी खासकर कंटिन्यूस में, और पास्ट में बात किया जाए तो आई के लिए स्पेशली वाज आता है। ये ध्यान देना आपको, स्पेशल में रखना। मतलब आई के लिए क्या आता है आपका? आर नहीं आएगा, आई के लिए एम आएगा, और पास्ट में आई के लिए वर नहीं आएगा, भले ये प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। यानी कि सीधा सीधा मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आई पास्ट में जाता है तब वो सिमिलर के तरीके से ट्रीट किया जाता है। आई के साथ वाज लगेगा, वर नहीं। मतलब आई के साथ आपका आर नहीं लगेगा, एम लगेगा। आई के साथ वर नहीं लगेगा, आई के साथ वाज लगेगा। यही आपको ध्यान देना है, बस सिंपल सा। ओके, और बाकी बस इतना चीज आपको ध्यान देना है। और बात किया जाए अगर फ्यूचर में ग्रामेटिकली देखोगे तो सेल जो है आई और बी के लिए आता है। सेल जो है आई और बी के लिए आता है, और बिल जो है बाकी जो भी बचा यानी कि अदर के लिए। सीधा एक याद रखो, अदर, ये चीज सिंपल। अब आपको हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या लगाना है इसका टेंशन ही नहीं लेना है, सिंपल सा मैंने एकदम आसान कर दिया। मैंने क्या कहा? डज, इज, हैज। और एक तरीका और बता दूं लॉजिक, अगर आप कभी कंफ्यूज हो। देखो सिंगुलर एस एस, तो एस वाला एस के साथ, जैसे यहां डज एस वाला है, इज एस वाला है, हैज एस वाला है, तो एस 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 वाला हेल्पिंग वर्ब हमेशा एस एस यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और जहां पर एस नहीं रहे वहां पर भाई बिना एस वाला प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और रही बात आई, हो गया स्पेशल। आई के लिए प्रेजेंट एम केवल एक जगह आता है, वो भी आई के लिए। वाज केवल एक जगह आता है, वो भी आई के। वाज एक जगह नहीं आता है, वाज तो आई के लिए आता है, और बाकी सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी वाज आता है। बाकी सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आता है? वाज आता है, ठीक है। हाँ, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आता है? वर्ड आता है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आता है? वर्ड आता है। बोलो इतना क्लियर है? बस ये चीज आपको सीधा याद रखना। हाँ, आई के लिए भी वर्ड आता है जब इमेजिनेशन की बात हो, कल्पना की बात हो, काश में पक्षी होता, तो आई विश आई वर, वो अलग केस हो जाता है, बिल्कुल अलग केस, उसको अलग ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। अभी बेसिक समझो, इतना क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आया? सेल आई और बी के साथ, और बाकी सबके साथ में क्या आता है? बिल आता है, सिंपल सा। ये चीज आप सीधा याद रखो, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है बच्चा, सुनो। डू, डज और डिड, ये जहां कहीं मिल जाएगा, अगर एज अ हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है ये, क्योंकि मेन वर्ब भी मिलेगा। डू, डज, डिड ये ऐसा है जिसको हेल्पिंग वर्ब की तरह से ट्रीट किया जाता है, और मेन वर्ब की भी तरह से ट्रीट किया जाता है। बड़ा कंफ्यूजन कर देता है। जब हेल्पिंग वर्ब के तरह से ट्रीट किया जाएगा तब इसके साथ हमेशा फिक्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। समझ में आया? इसी तरह हैज, हैव और हैड, ये कहीं मिल जाए, ठीक, या जो इसमें स्पेशली हैव अगर किसी के साथ मिल जाए, किसी के
साथ मिल जाए, खासकर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ मिल जाए, तब इनके साथ फिक्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह से ट्रीट किया जा रहा है तो, क्योंकि मेन वर्ब की तरह से ट्रीट होता है। जैसे मैं कह दूं बिल हैड के साथ क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सीधा एक कॉन्सेप्ट। मैं कह दूं वुड हैव, मैं मर चुका होता, आई वुड हैव डाइड की डाइड, समझे ना, समझ पाए, इतना क्लियर है। इसके बाद आता है जितना मोडाल्स होता है, जितना आपका मोडाल्स है, मोडाल्स मेरा नहीं है तेरा है, मोडाल्स मेरा नहीं है, मोडाल्स तेरा है, मोडाल्स तेरा तेरा है। कैन, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, ये तेरा बता रहा है। मे का पास्ट फॉर्म माइट। सेल, सेल का पास्ट फॉर्म शुड। बिल, बिल का पास्ट फॉर्म वुड। 8 हो गया। यूज्ड टू, आर्ट टू, ये टू वाला 2 है, यूज्ड टू आर्ट टू। इसके बाद में मस्ट, डेयर, नीड, इन सबके साथ यानी कि सारे मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट कहीं भी मिल जाए। आई कैन डिड इट, सही है, डू इट, देखो तुरंत दिमाग में आ गया। ही डिड नॉट वेंट होम, सही है, ही डिड नॉट वेंट होम, सही है, पास्ट टेंस है, वेंट होम। बोलो भाई, सही सही सही। गधों, गधियों, अभी मैंने सीधा बोला डू डज डिड, अगर एज ए हेल्पिंग वर्ब मिले तब क्या रहेगा, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी ना, यहाँ वेंट। ऐसे अब सुनो मेरी बात, सुनो बच्चा, 12th के बाद जब बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं, जो कंपटीशन इंग्लिश में आता है ऐसे दे देते हैं, वहां पर ऐसे दे देंगे, एक सेक्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये A B C D, इसको बोलते हैं स्पोर्टिंग एरर। इसमें क्या करना रहता है सर? और यहीं पर बैंक के एग्जाम में क्या रहता है, नो एरर। कोई गलत नहीं। बैंक के एग्जाम में 5 ऑप्शन है, कोई गलती नहीं, आपको गया नो एरर, गलत कर दिए ना। यहां पर हमने इसीलिए यह बताया, अब समझे इसका महत्व, ये शायद कोई नहीं बताया होगा, बताया सब हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ये चीज मैंने इसके पहले मैंने खुद कभी नहीं बताई, मैं दूसरे से क्या कहूं, क्लियर है, ये मैंने कभी नहीं बताया इतना जोर देते हुए इस तरह से चीजों को। तो यहां पर डू डज डिड अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह से ट्रीट हो, मैंने बार बार मैं कंडीशन लगा रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब, तब वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्लियर है। अब जैसे मैं कह दूं ही डिड माई वर्क, बताओ सही है कि गलत है, ही डिड माई वर्क, सही है। इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है ना, हाँ सर, मेन वर्ब के तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डज थर्ड फॉर्म, ये कहानी है। अरे सॉरी, डू डिड डन और फोर्थ फॉर्म डूइंग, और ये फिफ्थ फॉर्म होता है डज, ये चीज चलता है, फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म। यहां पर डू किसकी तरीके से काम कर रहा है, मेन वर्ब के तरीके से काम कर रहा है। डिड तो है ही सेकंड फॉर्म में, इसका मतलब उसने मेरा काम किया। लेकिन इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, बताना सही है कि गलत, ध्यान से, he does not
डिड माई वर्क, बताइए। He does not read my work. यस, यहाँ पर helping verb does not. he does not did my work। सही है। सही है। यहाँ तक सही, सर जी does गलत कर दिए, फिर गलत कर। अरे यार तुम लोग रूल क्यों नहीं देख रहे हो? मैं बार बार कह रहा हूँ डू डज डिड कहीं एज अ हेल्पिंग वर्ब रहे तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डज नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या होगा? want to रहेगा। अब सर जी सही तो है, बोले तो सही है। सही है सर जी, सही है। सही तो है ही, अब सही है। अब सही है। ध्यान दो बच्चा। इस बार ध्यान देंगे सर जी। अपनी पूछिए। अच्छा ये बताओ समझ में आया? नहीं अपनी इसी तरह हैज हैव हैड मेन वर्ब की भी तरीके से काम करता है। हाँ, जब मेन वर्ब के तरीके से काम करेगा, मैं बता दे रहा हूं, हैव हैड हैड हैविंग हैज, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये सब बताया गया, शुरुआत यहीं से किया गया। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, ये किसकी तरीके से यहाँ काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब है ना? हेल्पिंग वर्ब है ना? मेन वर्ब है सर। हाँ, मेन वर्ब के तरीके से काम हैव कर का रहा है। मतलब क्या निकलता है सर जी? अब सुनो, यहाँ पर हैव का मतलब खाना, लेना, पीना, ये कई सेंस निकलता है। खाना, लेना, लेना, पीना, पीना, जागना, सोना। नहीं नहीं, अब सब नहीं होगा, समझ पा रहे हो? ये चीज होता है। अब जैसे देखो, बताना, हाँ सर बताइए। आई हैव हैड माई वर्क, बताइए क्या ये सही है? यस यस सर, गलत है। सही है। सही है। सही है सर जी। हैज हैव के साथ सही। थर्ड फॉर्म आती है। हैड थर्ड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है नहीं? हैड बोल रहे हैं सही है। सही। गलत बोल हाय रही मैम। है। ये गलत बोल रही है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखो उसमें नहीं सर हमारा सही है। हमारा सही है सर। इनका अकेले गलत है। नहीं सर जी सही है अब सुनो मेरी बात, क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया है, सुनो ध्यान से, मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैव, यहाँ पर हैड नहीं, यहाँ डन होगा, क्योंकि करना की इंग्लिश डू डिड डन वाला चले। अभी आप बोले मैंने क्या बताया? खाना, लेना, पीना, करना नहीं बताया। अब बताओ, सर आई हैव आपकी गलती, आपने क्यों नहीं बताया? हैड माई ब्रेकफास्ट, अब बताइए। सर जी सही है। सही है। सही है सर जी। एक मिनट, यहाँ पे हेड का प्रयोग लेने के लिए किया जाएगा। सही। अब ब्रेकफास्ट करना, हैव ब्रेकफास्ट भी सुने हो, टेक ब्रेकफास्ट भी सुने हो, यहाँ सही है। अच्छा। अब बताइए, आई हैड हैड माई ब्रेकफास्ट, सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों? गलत। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, क्यों क्यों ये डबल डबल क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, आप बताओ सही है कि गलत? इसमें हैड एक मेन वर्ब की तरह काम गलत करेगा। यहाँ गलत है क्योंकि एक ही साथ डबल। ये सही है। सही है क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब ये हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैड मेन वर्ब मेन है। वर्ब है क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म मतलब ये पास्ट ये परफेक्ट helping टेंस। verb है। मैंने अपना नाश्ता कर लिया था, मैं अपना नाश्ता कर चुका था, पहले मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, पहले मैं प्रेजेंट में था, पास्ट में आ गया। ध्यान दो बच्चा, लोचा है, समझे ना? सब क्लियर है? समझ में आ रहा है? नहीं क्लियर है? कुछ कुछ ठीक, कुछ कुछ है तो मिटा ही देगा। सब सारे नहीं, अभी सुनो पहले। ये बताओ, इतना ये समझ में आया? अब आप महत्व इसको दोगे, क्योंकि अब देना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पर डू, डज, इज, हैज, वाज, ये सिमिलर सब्जेक्ट है। ही, सी, इट या एक नेम के साथ ही सबका यूज होता है। नहीं होगा। बच्चा हैज मैंने बोल दिया ना, अब हैज के साथ बीन लगाओ, टीन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? फिर यहाँ पर डू, आर,
हैव, वर, इनका यूज प्लूरल सब्जेक्ट आई बी यू दे, टू नेम और मोर देन टू नेम, लेकिन आई स्पेशल है। आई के साथ एम या वाज, आई के साथ वर नहीं लगेगा। अब प्रश्न है हैड कहाँ गया? वो सबके साथ रहेगा, अकेला है तो सबके लिए। हैड के लिए सिंगुलर प्लूरल का झमेला नहीं देखना, ये दोनों में रहेगा। ठीक है। फिर सेल आई और बी के लिए, बाकी सबके लिए बिल, क्लियर। और सारे मोडाल्स के साथ वर्ब की First form। लेकिन मोडाल्स में अगर कलाकारी कर रहे हो हैव लगा कर, बताओ। शुड के साथ शुड है, लेकिन शुड है, अरे शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही अंतर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो, डू, डज, डिड, कहीं भी अगर एज अ हेल्पिंग वर्ब है तब उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ हैज, हैव, हैड, है ना, या जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव है, तब वहां पर उन दोनों के ही केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे। बोलो इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? ये चीज हुआ। इसके बाद में अब प्रश्न आता है, देखो सुनो, एक आपको ये चीज अच्छे से क्लियर करके चलना है। डू जो है मेन वर्ब की तरह जब काम करेगा तब ये डू अगर मेन वर्ब के तरीके से काम कर रहा है तब ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होगा डिड, और इसका मतलब होगा करना। अगर डू मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तब डू का मतलब क्या निकलेगा? करना, और डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। सेकंड फॉर्म हो जाएगा डिड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा डज। क्लियर? इसके बाद में अरे अब सिक्स फॉर्म नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं बनाना, माने सिक्स फॉर्म, सेवंथ फॉर्म, अरे नहीं। इसके बाद में हैव भी अगर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तब हैव का मतलब लेना, हैव का मतलब लेना, हैव का मतलब खाना, और हैव का मतलब रखना, और हैव का मतलब एक और बताया था, पीना। लेना, खाना, रखना, पीना, बस ये चार होता है। और भी सेंस निकल सकता है, निकाल दीजिए ठीक है। जब इसे मेन वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे तब उस सेंस के अनुसार, तब ये वर्ब की क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या होगी? हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या होगी? हैड। वर्ब की फोर्थ फॉर्म में क्या होगी? हैविंग। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में क्या होगी? हैज होगा। और फिफ्थ फॉर्म का मतलब एस या ईएस। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ तुम लोगों के पास दिमाग है कि नहीं। ओके बच्चा, हाँ देखता हूँ किसके पास कितना दिमाग है, और मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ, ठीक है? रेडी हो? चलो टेस्ट योर सेल्फ। ही हैज आ पेन। बताइए कौन सा टेंस है? 12 टेंस मैंने पहचान वो सब बताया था, ये कौन सा टेंस है 12 में से, और क्यों है? ही हैज अ पेन कौन सा टेंस है और क्यों है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है इसमें? उसमें वर्ब में है ही नहीं। तो हाँ तो सर जी आप कौन सा टेंस है बताइए तो? प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जो थी हिंदी में चुके इंग्लिश में जो था हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो हैज या हैव आप खोज लिए, थर्ड फॉर्म कहाँ से पैदा हुई? बताइए। अभी आप लोग को टेंस पहचानना नहीं आता और कहते थे मुझे टेंस आता है। एक मिनट बताइए। ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सर जी कैसे? हाँ, बता रहा हूँ। वर्ब की तरह
सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है कि नहीं, और यहाँ फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर। आप करो सर मतलब प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल। अगर मैं कह दूं आई हैव अ पेन तो एक साथ हैज थोड़े लगाएंगे, एक साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखिए, आई हैव अ पेन। ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समझे। उसके पास एक पेन है, मतलब ये भी तो निकल रहा है वो एक पेन रखता है, हैव का सेंस रखना, पोजीशन को शो कर रहा है। तो आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आया, समझ में आया, चलो मजा आ रहा है ना। मतलब कुछ चीजें नहीं मिल रही, ऐसा तो नहीं सर टेंस तो मैंने कई बार पढ़ लिया, आप ये सब पढ़ा रहे। अरे नहीं बच्चा, और ये छोटी मोटी चीजें ना कोई बताता नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ, नॉट का यूज कहां पर होता है, नहीं के लिए। अरे नहीं के लिए तो होता ही है, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है ना। यस सर। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, यस क्लियर है ना। यस सर। आई विल नॉट हैव बीन, अभी पूरा सेंटेंस में नहीं लिखूंगा। दूसरा, आई विल हैव नॉट बीन। तीसरा, आई विल हैव नॉट नहीं हैव बीन नॉट। इनमें से कौन सा सही है और क्यों सही है? पहले सही है क्योंकि एक मिनट, हेल्पिंग वर्ब कौन है इसमें? हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होना चाहिए, तो इसके अनुसार तो ये सही है। नहीं आप बताए थे मेरी बात ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा। नहीं वो तो ठीक है, मैं आपने क्या कहा, यह सब लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज होगा, बिल्कुल सही है। तो भैया हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन है, आप ऐसा कह रहे हो, तो इसके बाद नॉट, तो ये सही होना चाहिए। लेकिन मेन हेल्पिंग वर्ब तो विल है ना। नहीं मेन को मारो गोली, यहाँ सुनो मेरी बात, मेन ये क्यों है और ये क्यों नहीं मेन है, मुझे ये बताओ। है तो यहाँ भी तो है जी, आप कहे थे कि अगर ठीक है, मैंने तो बहुत कुछ कहा था, आज मैं वही पूछ रहा हूँ। वही तो बता रहे अब सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है केवल विल है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो क्या है सर? ये फॉलो कर रही है ग्रामर के रूल्स को। अब पूछो क्यों? विल क्या है? ये क्या एक मिनट, विल क्या है? मोडाल्स है। विल क्या है? सारी मोडाल्स क्या चाहिए? ग्रामर ने उठाया, लो भैया हैव को ले जाओ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। अब हैव को क्या चाहिए? तो ग्रामर ने उठाया बी वाज बीन। अब समझ में आया। और हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस है, तो क्या चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में? आईएनजी लगाओ ना इसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कौन रोका? ग्रामर की बात पूरा हुआ। इधर भैया मॉडल्स का कंफ्यूजन दूर, इनको चाहिए हम हमेशा मेरे बाद थर्ड फॉर्म चाहिए। तो एक्चुअल में अगर हेल्पिंग वर्ब पूछा जाए तो विल हैव बीन नहीं है, केवल विल है। तो ये तो बता रहे थे। नहीं ये क्यों लगा फिर? अब क्लियर हुआ? समझ में आया? और एक और कमाल की बात बताऊं, 2 दर्जन, कई दर्जन? 2 दर्जन। इंग्लिश में मात्र 2 दर्जन हेल्पिंग वर्ब हैं, बाकी सब 2 दर्जन से पैदा होते हैं। हाँ। आप सबको पता है, सब लोग पढ़े हो। सुनो ध्यान से, ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सा वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को अगेन 3 भागों में बांटा गया है। वर्ब टू बी, जिसमें इज एम आर, वर्ब टू बी में क्या आता है? इज एम आर, वाज और वर्ब टू हैव,
जिसमें आता है हैज, हैव और हैड, और वर्ब टू डू जिसमें आता है डू, डज और डिड, ये 3 चीज आता है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 किस में आती हैं? टू बी। अगर आप लोग पढ़े होंगे तभी ये समझ में आ रहा है, नहीं तो ऊपर से जा रहा हो। ये हैज, हैव, हैड ये किस में आता है? ये टू हैव में आता है, और डू, डज, डिड, टू डू। 13 इधर कितनी हुई? 13 ही तुम, 11 नहीं 11 हुई। 5 3 8 3 11। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितनी हुई? मोडाल्स कितनी हुई? सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब को ही क्या बोलते हैं? मोडाल्स बोलते हैं। ये 13, 11 और 13 24। इन्हीं 24 से सब बनती। अच्छा, बहुत लंबी है ये कहानी इसे है, कैंसिल है बताऊंगा मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब के नाम से जब क्लास चलेगी तो बहुत बढ़िया तरीके से एकदम हम लोग घोर के पिला दें। अभी तो एक झलक बता दिए कि अलर्ट हो जाओ, ठीक है? बताओ ये समझ में आया? सारी चीज क्लियर है? क्योंकि इसकी आवश्यकता लगेगी। अच्छा, क्योंकि क्या होता है, इस चीज को आसान करने के लिए मैं ही बता देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहली वाली, अरे नॉट हमेशा पहली वाली के बाद लगे। तो हम लोग भी तो नहीं, मैंने पूछा क्यों? तो हम लोग बता रहे थे, आप कह रहे थे कि अरे वो तो ठीक है भाई। अच्छा चलो ठीक, अब बता दिए ना, अब रीजन बता सकते हो? ठीक है, सारी चीजें धीरे धीरे बताई जाती है। हाँ तो सर हम लोग अब लेवल जैसे जैसे तुम लोग का इंक्रीज होता है, शुरुआत में बता देते तुम भाग जाते, कहते तुम पढ़ो। दुनिया के टीचर ये बता रहे हैं, ये देश भर का कहानी बता रहे हैं, तभी समस्या हो जाती है। शुरुआत में जैसे नई नई चीजें रहती है ना, तो फिर गाली देते हैं। जैसे मान लो कोई डेमो क्लास का इतना, अगर हम डेमो क्लास पहले दिन किसी स्कूल में जाकर पढ़ा दें, बच्चे पागल हो जाएंगे, सब ऊपर से जाने लगेगा। वो कहेंगे भैया कितना डीपली पढ़ा गया, बिल को हमें चाहिए, लेकिन एक समय के बाद हो जाएगा। अच्छा ये बताओ समझ में आया? आपको चाहिए थर्ड फॉर्म। अब सुनो, अब आते हैं सेंटेंस की, इधर ध्यान दो। यानी कि टेंस में ये सारी चीजें क्लियर है, अभी पता चलेगा। अच्छा इसका एक और बता देते हैं, जैसे बी जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। यही वजह है कि फ्यूचर में यूज हुआ विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्योंकि अगर हम विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कर देते गलत हो जाता है, इसलिए विल बी क्यों लगा? बिल को चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे लगा दो आईएनजी, क्या दिक्कत है? समझे? अच्छा अब बी ये फर्स्ट फॉर्म, फिर इसका सेकंड फॉर्म होता है वाज। सेकंड फॉर्म क्या होता है? वाज। थर्ड फॉर्म जो होता है बीन होता है, और जो फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग होता है, और जो फिफ्थ फॉर्म एक्चुअली प्रेजेंट फॉर्म, वो क्या होगा? क्या होगा? इज होगा, बीज नहीं इज होगा। अब जैसे मैं आपसे कहूं, और सुनो ध्यान से, और हाँ सबको पता है कि आई के लिए स्पेशली क्या आता है? एम आता है। ये यही फर्स्ट फॉर्म का ही है, यानी किसी का है। जैसे मैं कह दूं आई एम अ टीचर, कौन सा टेंस है और क्यों है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं कह दूं सी इज अ टीचर, कौन सा टेंस है और क्यों है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एस या एस वाला है। मैं कह दूं सी वाज अ टीचर, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह काम कर रहा है। अब समझे? समझ में आया? ठीक है, एक फिर बता दो हाँ चांदनी आप बताना, और कोई नहीं बताएगा। ही हैड अ पेन, कौन सा टेंस है? अरे प्रेजेंट देख लो पहले ध्यान से, हैड मैंने लिखा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बच्चा। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ
अगर यहां पर अच्छा ही हैड परचेज्ड, अब बताओ कौन सा टेंस है? हाँ बगल आप भैया सिखा, आप बता दो। ही हैड परचेज्ड अ पेन, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। अरे नहीं बच्चा, यही ध्यान देना। अब यहाँ देखो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ऐसे रूट चेंज होता है। क्लियर है? यस सर। हाँ, बाद में आप लोग इसको लिखना, ये सारी चीजें लिख लेना, क्योंकि यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो से लिख लेना भैया, अपलोड हो जाएगा, पॉज करके आप लिख लेंगे। जी कब होगा? ठीक है, अच्छा ये बताओ, आज ही हो जाएगा अपलोड, परेशान मत। ये बताओ समझ में आया? अब आते हैं, चलो भाई ये 3 है, 3 से बहुत गलत होता है, ये मैंने बता दिया, अभी तक बचा कर रखा था लेकिन अब मैंने बता दिया। चलो आगे चलो, अब यहाँ सेंटेंस की बात करते हैं। सुनो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर वो सिंपल है तो, अच्छा ये बताओ ऐसे कितने सेंटेंस है जहां पर हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं, मतलब जो कि जिनके सदिए ना आए भाई, ऐसे कौन कौन है? सुनो ध्यान से, ऐसे मजाक में बता रहा हूं। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, दो हैं, बाबा बनेंगे। ठीक, अब सुनो दे, बस 2 जगह। हाँ ये तो है जो, तो देखो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर सिंपल सेंटेंस होगा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर वो सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, एकदम कसम खा लो, कसम खा लो, सबसे पहले हाँ सवाओ वाला प्रोग्राम करना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सुन लो, फिर इसके बाद में मेन वर्ब, फिर अदर ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर मैं कर रहा हूं स्टार, सुनो इधर, इसको मैं कर रहा हूं स्टार, इसका मतलब 2 अपवाद है जहां पर हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं, और एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां पर रहता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगानी है, तब जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तब, इसके साथ अदर ऑब्जेक्ट। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के केस में क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर अदर ऑब्जेक्ट, ये कहां पर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, याद रहेगा। बस यही 2 अपवाद याद करो। अच्छा, कैसे जानोगे कि वो साला ससुरा ससुर की नाती वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? पहचान तो करना आता ही है ना, क्या है, कैसे पहचान करोगे? सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हो, ती हो, ते हो। कैसे जानोगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? ता था, ती थी, ते थे। स्पेशली ये पहचान, आ का मात्रा, ई की मात्रा, ए का मात्रा, ये केवल एक जगह ये पहचान मिलती है, केवल एक जगह इसकी पहचान मिलती है भाई। ओके, क्लियर है? बस काम करता हूं, क्लियर? यही 2 अपवाद हैं, आप इतना अपवाद याद कर लो, बाकी क्लियर। अब दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर वो नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव सेंटेंस में है, तब उस केस में आपको क्या करना है? सारे नेगेटिव सेंटेंस के केस में कसम खा लो भाई, आज हम शपथ लेते हैं कि सब्जेक्ट के साथ, अच्छा सुनो, हेल्पिंग वर्ब की शादी करवा दो नॉट से। हेल्पिंग वर्ब की शादी किससे करवा दो? नॉट से, एकदम ये फिक्स है, क्लियर है?
हाँ हेल्पिंग वर्ब। और हाँ सुनो सुनो इधर मेरी बात सुनो, थोड़ा मैं कहानी के तरीके से, हमेशा पहलकिन वाले के शादी करवाना, बवाल मत करवाना, ठीक है? हाँ यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा। मान लो हेल्पिंग वर्ब 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो हमेशा भौकाल किसका रहना चाहिए? पहली वाली का। यानी कि पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगे, बाकी सबको नॉट के बाद रखो, ठीक है? और इसके बाद भैया मेन वर्ब में जो भी बापू रहे दादा, ठीक है? इनके 5 रूप हैं जानते हो। और इसके बाद अदर, ये हमेशा समझ में आया। अब आता है कोई भी अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, हाँ यहाँ भी कसम खाना। सुनो कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, सुनो पहले सुनो तो तुम लोग देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से मिलेगा, वो ऐसे भी समझो। दुनिया में 2 तरह के लोग, एक का काम है क्या तुम खाना खाई थी, क्या तुम गई थी, क्या तुम गई थी, क्या ये तुम्हारा नाम क्या है, क्या है? मतलब एक ऐसे रहते हैं जिनका आंसर हम, एक ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका आंसर हम हाँ एक ऐसे होगा जिसका आंसर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं उनको कहते हैं यस या नो टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उनको क्या कहते हैं? समझो बाद में आप देखना मुश्किल हो जाए, थोड़ा सा इतना करो कि बाद में भी देख सको। यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव कहते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है? ये तो बढ़िया है। अब कैसे पहचानोगे कि वो यस या नो टाइप का है? तो इसकी अगर हिंदी में रहेगा तो हिंदी में क्या से शुरू होगा? ऐसा सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होता है, लेकिन अगर इंग्लिश में पहचान करोगे तो हेल्पिंग वर्ब से। अभी इनको मारते हैं, बोलो इतना तो याद रहेगा, क्या से शुरू हो या क्या से खत्म हो, क्या से शुरू हो या खत्म हो, ठीक है? खत्म हो। जैसे मैं कहूं तुम्हारा नाम रागनी है, क्या 2 तरीके से, क्या तुम्हारा नाम रागनी है? तुम कहोगे सर तुम्हारा नाम रागनी है क्या? हाँ है, तो क्या काम करना है? लिखना है। अब सुनो इधर मेरी बात सुनो, क्या से शुरू हो या क्या से खत्म हो, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेट में, तब वो होगा यस या नो टाइप का। और दूसरा ऐसा होगा जिसमें कब क्यों काम कैसे कौन कितना किसको किसके साथ किसके, ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, ये सारे क्वेश्चन वर्ड क्या रहेंगे? सेंटेंस के बीच में, जिसमें क्वेश्चन वर्ड वो भी का वाला सेंटेंस के बीच में हो, सेंटेंस के बीच में हो। और ऐसे क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, है ना? कौन सा, व्हिच, किसका, कब की इंग्लिश व्हेन मैंने बोला, कैसे की इंग्लिश हाउ। ऐसे क्वेश्चन वर्ड जनरली शुरू होते हैं WH से, जैसे WHEN व्हेन, WHOSE हुज, WHICH व्हिच, 1-2 है उनको फेंक देना, हाउ मेनी, हाउ मच वो अलग है। तो ऐसे सेंटेंस जनरली WH से शुरू होते हैं, इसलिए इसको WH टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब समझ में आया? अब देखो समझो, ऐसे लोग जो हमेशा क्वेश्चन वर्ड करते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड करते हैं, इन लोगों को कैसे जवाब देना? इन लोग को इनके सामने जवाब नहीं देना है, इनकी वाली के सामने जवाब देना है। मतलब ऐसे समझो, इनकी वाली कौन? हेल्प करने वाली, हेल्पिंग वर्ब, अच्छी सोच रखो, यानी कि हेल्पिंग, ठीक है? ऐसे सेंटेंस जो हमेशा हाँ या नहीं में जवाब चाहते, उनके लिए कह दो तुमको जवाब नहीं देंगे, उनका लाओ, पहले उनका आगे खड़े करो और बाद में तुम रहो, तब जवाब दो। और केवल अगर 3 आए ना तो एक का पहली वाली का पहले खड़े करो, उसके बाद में तुम बाकी सबका तोरे बात। I mean, ऐसा सेंटेंस जो क्या से शुरू हो तो कसम खा लो
क्या की जगह पर हेल्पिंग वर्ब और पहली वाली पहली वाली हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब को सुनो इधर, बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना, सब्जेक्ट के बाद लिखना। मतलब समझे, कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो क्या की इंग्लिश लिखेंगे, क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, है ना, क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। या इसको दूसरी कहानी समझाऊं, कोई क्वेश्चन करता है क्या क्या क्या, उनको किनारे बुलाओ, इतना मारो इतना मारो इतना मारो, चिल्ला हेल्प मी हेल्प हेल्प हेल्प, तुरंत वो हेल्प पहले आ गया, समझे ना। सबसे पहले हेल्पिंग ही कर दो, यानी कि क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, फिर दोबारा वो क्वेश्चन करने के लायक ना रहे, वो हेल्प ऐसे सहायता मांग ली चारों तरफ, भैया हेल्प किसकी, मेरी, और कोई नहीं, सब बात में है, फलन दोनों करो। मतलब सीधा याद रखो यार, क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हाँ केवल पहली वाली हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद में बाकी हेल्पिंग वर्ब अगर है तो, अगर नॉट है तो नॉट के बाद बाकी हेल्पिंग वर्ब। दो कंडीशन है, सब्जेक्ट के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब है, बाकी है, अगर अकेली है तब तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो दुकेली तिकेली है, ठीक है, ढकेली है, तो सबको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद। अगर नॉट है तो नॉट के बाद बाकी हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, ये चीज आपको ध्यान देना है, नॉट के बाद लिखना है। इसके बाद में भैया जो भी मेन वर्ब रहे, अदर ऑब्जेक्ट, लास्ट में हंसिया जैसा चिन्ह लगा दो कि भाग, अगर भागोगे ना एकदम गटई काट के फेंक देंगे। अच्छा अभी समझे, अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड के केस में क्या है, जो कोई क्वेश्चन करे ना तो वही क्वेश्चन तुम भी करो। तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, जवान बनाते हो, फिर वही। मतलब अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तो सबसे पहले इन्हीं को, सबसे पहले देखो ऐसे, वह, जैसे मैं कहूं तुम स्कूल जाती हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कलह कौन पैदा किया, क्यों जाती हो, कैसे जाती हो, किसके साथ जाती हो, किसके लिए जाती हो, यानी कि जिसके वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। जहां पर हमें क्वेश्चन देने की आवश्यकता, अब इनको सफाई हम दे, हम स्कूल जाते हैं, इनको सफाई दे, बताओ इनको सफाई दे, इस भूतनी को दे, तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन वर्ड जिसके वजह से, जिस शब्द के वजह से वो लिखा हुआ वाक्य क्वेश्चन में बदल जाता है, उसको सबसे पहले। और भैया क्वेश्चन वर्ड की शादी हेल्पिंग वर्ड से, और हमेशा देखो इंसाफी करना, एक हेल्पिंग वर्ब की शादी करवाना ना, दो तीन राजा महाराजा वाला सीन है ना। मतलब क्वेश्चन वर्ड के साथ पहली वाली हेल्पिंग वर्ब पहले, और जो बाकी वाली हेल्पिंग वर्ब रहेगी, सुनो इधर, जो बाकी वाली हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो सब्जेक्ट के बाद, इसके बाद मेन वर्ब, फिर अदर। समझ में आया। एक स्पेशल आता है भैया, एक आपका क्या आता है, स्पेशल आता है, और वो स्पेशल क्या है, हु है। और ये हु ससुर की नाती, ये बड़ा कंफ्यूजन करता है। हु है तो क्वेश्चन, लेकिन साला सब्जेक्ट के तरीके से काम करता है। हु क्वेश्चन वर्ड है लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में काम करता है। तो यहां पर तीन चीज चलता है, अगर प्रेजेंट है तब हु के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना, फिर अदर ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट है तब हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, और अदर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर अदर ऑब्जेक्ट। बाकी कुछ है तो हु के साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर अदर ऑब्जेक्ट। ये समझे। और हु का मतलब क्या निकलता है, हु का मतलब कौन, हु का मतलब किसने, हु का मतलब कौन किसने, ये सेंस निकलता है। हु का मतलब कौन निकलता है, और हु का मतलब क्या निकलता है, किसने निकलता है। बोलो समझ में आया, इतना क्लियर। जैसे मैं कहूं कौन खाता है, हु ईट्स,
कौन खाया या किसने खाया? Who ate? खाया। कौन खाना खाया है? Who has eaten the food? ये बताओ समझ में आया? इतना अच्छे से क्लियर है सारी चीजें। अब यहां पर आपको क्या करना है, टेंस का कोई भी सेंटेंस अब आप बना सकते हैं। बिल्कुल 3 स्टेप में आपको काम करना है और आसानी से सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं क्या करूं तो मैं इधर सुनिए 1 मिनट रुकिए। यहां पर थोड़ा सा एडजस्ट करिए और यहां पर समझिए। देखिए जैसे टेंस मात्र आप 3 स्टेप में कर सकते हैं। सबसे पहले टेंस पढ़ोगे ना, सबसे पहले आप टेंस की पहचान करो। जैसे आप टेंस की पहचान करोगे 2 चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक तो भैया पहचान हिंदी में और इंग्लिश को मारो गोली। हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी होनी चाहिए और उसके साथ कौन सी मेन वर्ब आएगी, बस इतना चीज आपको पता है। हर टेंस का अलग हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस का अलग मेन वर्ब। ओके, बोलो क्लियर है? दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, सेंटेंस की पहचान करनी। और सेंटेंस आपका 5 प्रकार का मिलेगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस या नो टाइप, WH टाइप, हु टाइप। ये कौन सा अब बोल सकते हो, काफी यूज होता है इसका। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप पर आपको क्या करना है भैया, रूल अप्लाई कर देना। ठीक है, या स्ट्रक्चर को फॉलो कर देना। स्ट्रक्चर अप्लाई कर दो, लिख दीजिए, अप्लाई कर दो, अप्लाई करो। ठीक है, बस ये 3 स्टेप पर करना है। चलिए एक सेंटेंस लिखिए, देखते हैं कैसे कर पाते हो तुम। लिखिए, महेश स्कूल जाता है। लिखिएगा, महेश स्कूल जाता है। बताइए पहला स्टेप। और सुनो, दवा खाकर ना छिलका यहीं फेंकना है ताकि मुझे पता चले कि हाँ तुम खाए हो तीनों दवाई, तीनों टेबलेट। हाँ, कहीं फेंकना नहीं, रैपर यहीं फेंक देना। चलो पहला क्या है, एक पहले समझ लो कैसे करना है। कौन सा टेंस है ये, पहचानो। ताहे से क्या पता चला, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ये छिलका लिखो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। जैसे टेंस की पहचान करो 2 चीज दिमाग में आनी चाहिए, पहचान ता है, ती है, ते है। चलो इसी से पहचाने तभी तो पता लगाए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, बोलो भाई, डू या डज है और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट। पहली दवाई आपने खा ली, अरे मारो गोली, पहली दवाई आपने खाया, बोलो भाई। हाँ ठीक है। दूसरा, सेंटेंस की पहचान करो। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। लिख दो यहाँ, सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव। देखो दोपहर वाली दवाई कितनी आराम हो गई, एकदम अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले वाली थोड़ा समस्या। अब तीसरा क्या है, स्ट्रक्चर लगाओ। अब बताओ, दुनिया का सारा अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखना है। रुको, मेन वर्ब लिखना है, फिर क्या करना है, अदर ऑब्जेक्ट लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप लिखना है। लेकिन ये साला हराम खोर वाला है, 2 हराम खोर है, 2 हराम खोर है, मैंने बताया था। ये चूंकि सुनो इधर, प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव है और मैंने बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, तो क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, वो भी तब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो। इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरी दवा थोड़ा सा कठिन थी, खा लिए, लेकिन आप समझे। अब भाई बनाओ, सब्जेक्ट कौन है, सबसे पहले महेश,
बाबू को लिखो। यस सर जी। महेश। सिमिलर की प्लूरल? सिंगुलर। सिमिलर। अच्छा जाना की इंग्लिश क्या होगा? गो। ऐसे यस लगेगा? नहीं नहीं, ऐसे यस लगेगा? यस सर। क्यों लगेगा? क्योंकि क्योंकि महेश सिमिलर। यस सर। हाँ क्योंकि महेश क्या है? सिमिलर है। प्लूरल होता तो नहीं लगता, हाँ। भले अफर्मेटिव रहे। महेश सिमिलर है। अब एस या एस में से क्या लगाएं? Yes। क्यों लगाएं? क्योंकि लास्ट में ओ, गो है। तो क्या हो गया? गोस। डेस्टिनेशन पर जाने के लिए क्या आता है? टू। डेस्टिनेशन के लिए टू। कहाँ जा रहा है? स्कूल। यानी कि गो टू। गोस अरे गोज टू स्कूल। महेश गोज टू स्कूल। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए अब एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, आप लोग बनाओ, मैं सबकी कॉपी दिखाऊंगा। या एक काम करो, सब लोग एक एक सेंटेंस खुद बनाओ। मैं बोल दे रहा हूं, एक सेंटेंस मैं बोल दे रहा हूं, एक लोग लिख लो। या चलो जल्दी जल्दी एक सेंटेंस सब लोग लिखो। लिखो। हाँ भैया। पहले शिवा। हाँ पहले शिवा लिखिए। तुम खाना कैसे खाते हो? जल्दी जल्दी। तुम खाना कैसे खाते हो? कुणाल। तुमने मेरा पर्स चुराया नहीं है। तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया है। तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया है। साफ सुथरा कॉपी में दिखाऊंगा, ऊपर अपना नाम लिख देना। हाँ अभी वीडियो में सबका जी, कॉपी बताइए, दिखाई कैसे देगा। दिखाएंगे? मन्नत, हाँ पक्का दिखाऊंगा, प्रॉमिस है। चलिए मन्नत आप लिखिए। कैसे खाओ? तुम खाना क्या बोला गया? कैसे खाते हो? खाओ। और भैया तुमसे क्या बोले? तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया। ये पूरा छिलके के साथ। हाँ नहीं ध्यान देना। सर जी, हाँ तुमने मेरा पर्स क्यों चुराया? क्यों नहीं चुराया? नहीं, तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया, मैंने ये बोला। क्यों चुराया? आप लिखो, आप लिखो। 5 साल से रानी खाना खा रही थी। रागनी आप लिखिए। सर जी 5 साल से रानी खाना खा रही थी। रागनी आप लिखो। क्या तुम किताब पढ़ चुकी होगी? क्या तुम किताब पढ़ चुकी होगी? हाँ प्रिया आप लिखो। वह 10 साल से स्कूल कैसे नहीं जा रही होगी? वह 10 साल से स्कूल कैसे नहीं जा रही होगी? हाँ आप लिखो बच्चा। सैनूर आप लिखिए। राजेश खन्ना मुन्ना से क्यों नहीं बात कर रहे होंगे? राजेश खन्ना मुन्ना से क्यों नहीं बात कर रहे होंगे? इसके बाद चांदनी आप लिखो। पानी कौन पीता है? पानी कौन पीता है? आप लिखिए बच्चा। क्या तुम स्कूल जाती हो? सिफा क्या तुम स्कूल जाती हो? चलो सब लोग करके दिखाओ पूरा एकदम ये रैपर के साथ। चलिए अभी सबकी कॉपी ऊपर नाम लिख देना अपना। ये देखिए यहाँ पर रागनी की ये कॉपी है, 8th क्लास में है। क्या तुम किताब पढ़ चुकी होगी? अभी इनको ये नहीं पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है। बताइए 8th क्लास में नीचे लगाया यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों वाले सेंटेंस में लगता है। ओके हाँ यहाँ पहला टेंस की पहचान करना। टेंस की पहचान इन्होंने किया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल सही है। बिल हैव बीन, बताइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग और भी ये बिल हैव बीन लगा रही हैं, देख रहे हैं आप लोग। बिल हैव या सेल हैव होता है।